आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जो लगता तो है कि महिलाओं से या महिलाओं की समस्याओं से उसका बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर हम इसको गंभीरता से देखेंगे तो निश्चित रूप से जो न्याय प्रक्रिया है उसका सबसे ज़्यादा या उससे न्याय पाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को होती है। और निश्चित रूप से उनमें हमारी महिलाएं शामिल हैं जिनको न्याय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और एक ऐसी न्याय प्रक्रिया, एक ऐसे न्यायालय की ज़रूरत है जो संवेदनशील हो, जो लोगों की समस्याओं के प्रति बहुत भावुकता के साथ पेश आए और उनकी ज़रूरतों को, उनकी मुसीबतों को समझने की कोशिश करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको ईमानदार होना चाहिए और ईमानदारी के साथ उसको लोगों को न्याय देना चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं उनके बारे में शायद सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए। तो आज एक मामला जो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है और चर्चित होना ज़रूरी भी था। आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत से मामले जिनको चर्चित नहीं होना चाहिए उनको ज़बरदस्ती चर्चित या चर्चा का केंद्र बनाया जा रहा है, ताकि हम बड़े मुद्दों से अलग हो करके या अपने ध्यान को बांट करके सही मुद्दों के बारे में न सोचें। लेकिन एक मामला ऐसा है जिसके बारे में निश्चित रूप से सोचना भी ज़रूरी था और काफ़ी लोगों ने इस पर चर्चा की है, और इस मामले से बहुत सी चीज़ें निकल कर के आती हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो मामला है जो हमारे एक वरिष्ठ वकील हैं और एक तरह से हम लोग के साथी हैं, बहुत सारे आंदोलनों और बहुत सारे मानव अधिकार के मामलों के लिए लड़ने वाले हैं, प्रशांत भूषण जी। उनके ऊपर अवमानना करने का, यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना करने का मुकदमा स्वयं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही चलाया गया और काफ़ी उसमें बहस हुई, बहुत सारी बातें सामने आईं, बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं, क्योंकि हमारे सुनने वाले बहुत से हमारी बहनें हैं जिनको जो न्याय प्रक्रिया है और जो इसमें शब्दावली है उसके बारे में कम जानकारी होगी। तो ये अवमानना है क्या? अवमानना का मतलब है, यानी न्यायपालिका का अवमानना, कि न्यायपालिका का एक तरह से अनादर करना और कुछ ऐसी बात करना जिसकी वजह से न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह आ जाता है। और इस अवमानना के सवाल पर बहुत बहसें हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर में हुई हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि न्यायपालिका ही एक तरह से, जन आंदोलनों को अगर हम अलग रखें तो जो हमारे संस्थाएं हैं उसमें न्यायपालिका ही वो संस्था है जो सरकार के ऊपर नियंत्रण कर सकती है, सरकार के गलत कदमों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को उठा सकती है, और जो न्याय से वंचित लोग हैं उनके लिए न्याय उनको दिलाने के लिए कुछ कर सकती है। इसलिए न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सही है कि चूँकि न्यायपालिका इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर न्यायपालिका की तरफ से कुछ गलतियां होती हैं या लोगों को लगता है कि अन्याय उनकी तरफ से हुआ है, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ भ्रष्टाचार भी मौजूद है, तो फिर निश्चित रूप से बहुत से लोगों का मानना है कि इस पर बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर न्यायपालिका भ्रष्ट हो जाएगी या अगर न्यायपालिका न्याय नहीं देगी या न्यायपालिका सरकार की गलतियों को नहीं रोकेगी, सरकार पर नियंत्रण नहीं करेगी, तो फिर आखिर जनता के लिए रास्ता क्या रह जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है जो अवमानना की बात के साथ जुड़ा हुआ है।
और हमेशा लोगों ने कहा है कि अवमानना के नाम पर न्यायपालिकाओं को और न्यायाधीशों को आलोचना से नहीं डरना चाहिए, आलोचना को सुनना चाहिए, और अगर आलोचना में कुछ औचित्य है तो उससे कुछ सबक भी लेना चाहिए। केवल अवमानना के नाम पर जो आलोचना हो रही है उससे बचने का काम नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह से अवमानना का सवाल न्यायपालिका और न्यायपालिका की कार्य प्रणाली के साथ एक जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सवाल है। और हम सारे केसेस के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे देश के इतिहास में कुछ बहुत महत्वपूर्ण केस रहे हैं अवमानना के साथ जुड़े हुए केस। जैसे कि एक केस है 1919 का, जो महात्मा गांधी और उनके जो उनका जो एक अखबार निकलता था उसके जो प्रकाशक थे महादेव देसाई, उनके ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों के समय जो बम्बई का हाई कोर्ट है उसकी तरफ से अवमानना का केस उनके ख़िलाफ़ चला था। और इसका संदर्भ क्या था, आप जानते हैं कि 1919 में ही जो रॉलेट एक्ट, रॉलेट कानून पारित किया गया था और उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त आंदोलन पूरे देश में हुए थे। उसी के संदर्भ में जलियांवाला बाग में गोलियों से सैकड़ों लोगों को जो निहत्थे थे, एक जगह बंद थे, उनको भून दिया गया था। और इस जुल्म के ख़िलाफ़ पूरे भारत में आंदोलन हुआ। और उस समय अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा इस बात को देख रहे थे कि उनके लिए काम करने वाले लोग भी क्या उनकी आलोचना कर रहे हैं। और एक मामला आया जहां कोर्ट ने दो जो वकील थे उनके ख़िलाफ़ मतलब एक आदेश पारित करने की कोशिश की कि चूँकि वो भी रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ जो आंदोलन था उसमें जुड़े हुए थे या अपने आप को जोड़ रहे थे, इसलिए उनको वकालत प्रैक्टिस करने से अलग कर दिया जाए। इस तरह की कुछ बात वहाँ के हाई कोर्ट की तरफ से तय हो रहा था। और उन्होंने नोटिस भी उन दोनों वकीलों को दिया और उन वकीलों के माध्यम से गांधी जी के पास वो ऑर्डर आ गया और उन्होंने उसको छाप दिया और कहा कि एक ड्वायर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ड्वायर वो वहाँ पुलिस अधिकारी था, सैनिक अधिकारी था, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था और ड्वायर के नाम का ही पंजाब का गवर्नर भी था। तो गांधी जी ने टिप्पणी की कि एक ड्वायर नहीं है, एक तरह का ड्वायरवाद नहीं है, पूरे देश में बहुत सारे ड्वायर हैं, अंग्रेज़ ड्वायर हैं जो ड्वायरवाद को सख्ती के साथ लागू कर रहे हैं। जब उन्होंने ये छापा तो बम्बई हाई कोर्ट से उनको अवमानना का नोटिस दिया गया कि जो एक गोपनीय बात थी, जो कोर्ट ने किसी को वकील को नोटिस दिया था, उसको छापने का कोई अधिकार गांधी जी और उनके मतलब प्रकाशक को नहीं था और इसलिए उन्होंने उनको हाजिर होने के लिए समन भेजा। तो गांधी जी और महादेव देसाई दोनों ने ही कहा कि हम लोगों के पास दूसरा काम है, हम लोग पंजाब जा रहे हैं और हम लोग किसी तरह की अपनी गलती को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आपको जो भी सज़ा देनी है आप दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी गलती को मान नहीं सकते क्योंकि हमने कोई गलती की ही नहीं है। तो जो हाई कोर्ट के जज वगैरह थे वो काफ़ी मतलब हतप्रभ हुए इससे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक ग़ुलाम देश के ग़ुलाम लोग इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर वो गांधी जी के ऊपर कोई सख्त फैसला सुनाएंगे तो पूरे देश में एक तरह से आग लग जाएगी, क्योंकि वैसे भी लोग इतने आंदोलित थे। इसलिए उन्होंने भी आखिर बहुत चर्चा और बहुत बहस करने के बाद आखिर में उनको यही करना पड़ा कि कोई सज़ा वो नहीं दे पाए, केवल उन्होंने एक चेतावनी दी गांधी जी को कि आपको आगे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक तरह से एक जीत के रूप में माना गया कि जो एक आलोचना करने का अधिकार है उसकी जीत हुई है। उसके बाद आज़ाद भारत में 1967 में एक घटना घटी जिसको लेकर के एक बहुत बड़ा अवमानना का मामला बना।
उस समय जो केरला के पहले गैर कांग्रेसी और कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे कॉमरेड ईएमएस नंबूद्रिपाद, उन्होंने 1967 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी जो न्यायपालिकाएं हैं उनसे गरीब आदमी को न्याय मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि न्यायपालिकाएं भी एक वर्गीय शोषण की व्यवस्था का एक अंग हैं। और अगर उनके सामने एक गरीब फटे कपड़ों में जाता है और दूसरी तरफ से एक मोटा ताज़ा अच्छे कपड़े पहनने वाला एक रईस जाता है, तो ये मुमकिन है कि रईस के पक्ष में ही न्यायपालिका का फैसला होगा। इसलिए वो एक मतलब सुझाव दे रहे थे कि हो सकता है कि न्यायाधीशों को नियुक्त करने का तरीका बदला जाना चाहिए और शायद उनका भी आम चुनाव होना चाहिए, ताकि जनता उनसे न्याय की उम्मीद कर सके। तो उस समय किसी ने कहा कि हो सकता है आपके ऊपर अवमानना का मामला चलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको झेलने के लिए तैयार हूँ। और फिर उनके ख़िलाफ़ एक साहब गए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में उन्होंने इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया अवमानना का, कि इन्होंने न्यायपालिका की अवमानना की है। तो जो जज थे, न्यायाधीश थे, उनके बीच में एक मत फैसला नहीं हो पाया। एक न्यायाधीश मैथ्यू थे जिन्होंने कहा कि हमको अपने हमारा काम करने का तरीका, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे ऊपर उंगली न उठाएं। हमारी टीका टिप्पणी करने वाले लोग, हमारी आलोचना करने वाले लोगों को हमें दंडित नहीं करना चाहिए। हमारी जो रेपुटेशन है वो तभी बचेगी जब हमारा आचरण इस लायक हो। ये मैथ्यू साहब का कहना था। लेकिन बाकी जजेस ने कॉमरेड नंबूद्रिपाद को दोषी ठहराया, और फिर कॉमरेड नंबूद्रिपाद सुप्रीम कोर्ट के इस हाई कोर्ट के फैसले की अपील में, और आप समझिए कि उनके जो वकील थे वो उस ज़माने के एक बहुत बड़े नेता वी.के. कृष्णा मेनन थे, जो बहुत कम वकालत करते थे। लेकिन उन्होंने ये केस लिया क्योंकि वो मानते थे कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण केस है। और उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि मेरा जो मतलब वो वकील जब मैं कहता था उसका मतलब है कि वो अपने मुवक्किल की तरफ से बोलते, मतलब वो कॉमरेड की तरफ से बोल रहे थे कि मैं मार्क्सवादी हूँ, और मार्क्सवाद के जो जन्मदाता हैं कार्ल मार्क्स, उनका ये मानना था कि समाज का हर हिस्सा उसका एक वर्गीय चरित्र भी होता है, और न्यायपालिका इससे अछूता नहीं है, उसका भी एक वर्गीय चरित्र होता है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने किसी न्यायाधीश के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा है व्यक्तिगत रूप से, ना ही मैंने किसी फैसले के ख़िलाफ़ कुछ कहा है। बहरहाल वो बहुत लंबा चला मामला, और उस समय जो प्रमुख न्यायाधीश थे वो हिदायतुल्लाह साहब थे, और उन्होंने एक तरह से कॉमरेड ईएमएस की क्लास ले ली कि मार्क्सवाद ये कहता है और मार्क्सवाद वो कहता है। बहरहाल अंत में उन्होंने ये फैसला दिया कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ कि नहीं, कॉमरेड ईएमएस नंबूद्रिपाद ने अवमानना की है, और उन्होंने दंड के रूप में 50 रुपये का दंड उनके ऊपर मतलब तय किया। और खैर वो दंड कॉमरेड ईएमएस ने भरा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। जो मैंने कहा अब भी मैं उसको कहता हूँ कि एक वर्गीय दृष्टिकोण होता है न्यायपालिका का, और गरीब आदमी के लिए न्याय पाना बहुत मुश्किल है। और अगर उसके सामने कोई रईस खड़ा है तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि रईस के हक़ में फ़ैसला जाएगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण केस था। और इसमें भी आप देखेंगे कि न्यायपालिका की क्या कोई उचित मतलब आलोचना हो सकती है कि नहीं, जिन लोगों को न्याय नहीं मिलता है क्या उनकी तरफ से बोला जा सकता है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर उस केस में भी चर्चा हुई। और आज भी जब भी अवमानना की बात होती है तो गांधी जी वाला केस और कॉमरेड ईएमएस वाला केस
निश्चित रूप से डिस्कशन में आता है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अवमानना केवल इस तरह की आलोचना से ही नहीं पैदा होता है, बल्कि अगर न्यायपालिका का कोई फैसला मतलब उसको अगर कोई वो फैसला देते हैं और उसको मानने से या उसको लागू करने से अगर सरकार या सरकार क्या कोई अंग या कोई सरकारी अधिकारी अगर उसको लागू नहीं करता है, अगर उसमें हीला हवाली करता है, तो उस पे भी अवमानना का मामला चल सकता है। या अगर कोर्ट के सामने कोई आश्वासन देता है और कोर्ट उसको किसी काम के लिए कहता है और फिर वो उसको नहीं करता है, तो उस वक्त भी अवमानना की बात आती है। तो एक बड़ा अवमानना का केस तब आया जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे 1992 में, और जो बाबरी मस्जिद थी उसकी जो स्थिति थी उसमें कुछ परिवर्तन लाया जा रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया कल्याण सिंह को, और कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो यथास्थिति बनाए रखेंगे, किसी तरह का परिवर्तन बाबरी मस्जिद की स्थिति में नहीं आने देंगे। और हम लोग सब जानते हैं कि उसके बाद अक्टूबर के महीने में बाबरी मस्जिद को कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में ढा दिया गया। तो एक अवमानना का मामला उनके ऊपर चला कि उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसको उन्होंने पूरा करने से मतलब कोताही की, पूरा नहीं किया। लेकिन आप देखिए कि ये इतना बड़ा मामला था अवमानना का कि कई लोग वहाँ मारे गए, दंगा भी हुआ, और एक इमारत जिसकी पूरी सुरक्षा कोर्ट के हाथ में थी वो बिल्कुल तोड़ दिया गया। भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ ने उसको तोड़ा। सब लोग जानते हैं कि भीड़ में कौन कौन लोग था, बहुत बड़ा मामला था। और जो अल्पसंख्यक वहाँ आसपास रहते थे, कुछ की हत्या भी हुई और तमाम दंगे भी हुए। बहुत बड़ा मामला था अवमानना का। लेकिन 2 साल तक इसमें कोई फैसला ही नहीं हुआ, और फिर जाकर के 1994 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह को सज़ा के रूप में क्या सज़ा दी, उनको 1 दिन के लिए जेल भेजा और उनके ऊपर शायद 20,000 रुपये का दंड भी मतलब उनके ऊपर उनको सुनाया। लेकिन ये अगर देखा जाए कि उनका जो जुर्म था जितना वो बड़ा था, उस हिसाब से जो दंड था वो शायद बहुत देर में सुनाया गया और शायद नाकाफ़ी भी था। इस पर भी काफ़ी बहस चल रही है। तो इस बीच में मैं ये भी आपको बताऊं कि ये अवमानना यानी न्यायपालिका का अवमानना, इस पर बहुत सारे जजेस ने, बहुत सारे जो न्यायिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भारत में और भारत के बाहर बहुत सारी अपनी टिप्पणियां की हैं। और ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि आपको आपके कंधों को बहुत मजबूत होना चाहिए, मतलब न्यायाधीशों से कहा है, और उनसे कहा है कि आपको अपनी आलोचना सुननी चाहिए। अगर कोई आलोचना कर रहा है और अगर उसकी नीयत है कि न्याय की प्रक्रिया मजबूत हो, तो आपको निश्चित रूप से वो आलोचना सुननी चाहिए। आपको मतलब एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, एकदम से लोगों को दंडित नहीं करना है, और आपके आचरण ऐसे होने चाहिए कि आप अपने रेपुटेशन, आप अपने मतलब आप अपने जो लोगों के बीच में आपके बारे में सोच है उसको लेकर के आपके आचरण से वो सोच मजबूत होनी चाहिए, ना कि आपको डर लगना चाहिए कि अगर किसी ने आलोचना कर दी तो ऐसा हो जाएगा और आप उसको दंडित करेंगे। और ये सोच काफ़ी हद तक प्रभावशाली रही, और हम लोग देखते हैं कि करीब 20 साल पहले एक श्री पी शिवशंकर थे जो एक ज़माने में न्याय के मंत्री भी थे। उन्होंने बड़ी तीखी आलोचना न्यायपालिका की और कहा कि ये तो बड़े मठाधीशों, बड़े ज़मींदारों के ही पक्ष में बोलने वाली न्यायपालिका है, इससे गरीबों को न्याय का मतलब की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस समय उनके खिलाफ किसी प्रकार की अवमानना की बात नहीं की गई, और हमारे जो उस समय के न्यायाधीश थे उनके अंदर इतना जिगर था कि उन्होंने इन बातों को सुना
और इसके ख़िलाफ़ अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तो ये भी एक समय था और काफ़ी दिन तक अगर हम देखें तो न्यायपालिका का यही रवैया था कि ठीक है, हमारी आलोचना अगर कोई करता है, और गंभीर आलोचनाएं हुई। आपको मैं बताऊं कि भ्रष्टाचार को ख़ास तौर से लेकर के बहुत सारी बातें कही गई, खुलेआम कही गई। कुछ रिटायर्ड जस्टिसेस ने भी बात की और ये कहा कि जो ये जज साहब बैठे हुए हैं, ये शाम को कहाँ जाते हैं, ये किसकी दावतें खाते हैं, ये किनके घरों में देखे जाते हैं, ये सारी बातें कही गई। लेकिन इस तरह का अवमानना का मामला किसी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं चलाया गया। लेकिन आज हम देखते हैं कि निश्चित रूप से माहौल बहुत बदला हुआ है। आज एक ऐसा माहौल है जब बोलने की आज़ादी काफ़ी ख़तरे में है, जब आलोचना करने की आज़ादी, चाहे सरकार की आलोचना, चाहे न्यायपालिका और न्यायाधीशों की आलोचना, इसको बर्दाश्त करने की ताकत बहुत कम होती दिखाई दे रही है। और इसी संदर्भ में हमें देखना है कि ये जो प्रशांत भूषण जी के ख़िलाफ़ ये जो मामला चलाया गया, इसका संदर्भ क्या है और ये मामला दरअसल है क्या। तो ये जिस तरह से चला है तो बहुत बड़े बड़े सवाल न्यायपालिका के आचरण और उनकी कार्यप्रणाली पर उठते हैं, और हमको इसके बारे में निश्चित रूप से बहुत ध्यानपूर्वक सोचना और समझना चाहिए। जो मामला है जिसको लेकर के अवमानना का मुकदमा उनके खिलाफ चलाया गया, वो 2 ट्वीट को लेकर के है। उन्होंने 2 ट्वीट किए थे जून के महीने में। एक ट्वीट उन्होंने जो प्रमुख न्यायाधीश हैं बोबड़े जी, उनको लेकर के किया, क्योंकि उनकी एक तस्वीर छपी जिसमें नागपुर में वो एक हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए थे। प्रशांत भूषण ने सोचा कि वो उसे चला रहे हैं। बाद में उन्होंने इसकी माफ़ी मांगी कि मैं सोच रहा था चला रहे हैं, चलिए आप बैठे थे। तो उन्होंने क्या कहा प्रशांत भूषण ने कि एक तरफ तो न्यायपालिका को चलाने के लिए समय नहीं है, समय वो चलाया नहीं जा रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ हमारे जो प्रमुख न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो एक 35 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हैं जिसके मालिक एक भाजपा के नेता के पुत्र हैं। इसके लिए उनके पास समय है, वो मास्क भी नहीं पहने हैं, हेलमेट भी नहीं पहने हैं। इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया। ये ट्वीट उन्होंने जून में किया। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट और किया, और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगर आगे आने वाली पीढ़ी पीछे मुड़ करके देखेगी तो निश्चित रूप से उसको इस बात का अफसोस होगा, वो ये सोचेगी कि पिछले 6 सालों में एक तरह से हमारे जो बहुत सारे अधिकार हैं उनको छीना गया है। एक तरह की अघोषित इमरजेंसी हमारे देश में लागू की गई है, और निश्चित तौर पर इसके लिए ज़िम्मेदार इस 6 साल के दौर में हमारे वो 4 प्रमुख न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने समय समय पर उस कुर्सी पर बैठने का काम इन 6 सालों में किया है। ये ट्वीट उन्होंने किया। तो ये दोनों ट्वीट इन्होंने जून के अंत में किए, लेकिन जुलाई के अंत में एक कोई वकील साहब हैं, उन्होंने इनको लेकर के कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की कि ये घोर अवमानना है और इसकी सुनवाई तुरंत सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये भी हम आपको बता दें कि बहुत सारी तकनीकी बातें थी जिनका उल्लंघन हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने तुरंत इस मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी। यही नहीं, एक पुराना मामला अवमानना का प्रशांत भूषण जी के खिलाफ चल रहा था, जो शायद 2008 का मामला था, और इसकी सुनवाई 2008 में बंद भी हो गई थी। ये सुनवाई हो रही थी, उन्होंने तहलका नामक पत्रिका में एक साक्षात्कार दिया था
जिसमें उन्होंने बहुत सारे जजेस के ख़िलाफ़ बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उसको लेकर के उनके ऊपर अवमानना का मामला चला था, लेकिन वो 2008 में रुक गया था, आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन जब ये मामला शुरू हुआ तो इस मामले को सुनने वाले न्यायाधीशों ने उस मामले को भी इसके साथ जोड़ करके उसको भी सुनने का फ़ैसला लिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना फ़ैसला बदल लिया और उन्होंने फिर उस मामले को और ये 2 ट्वीट के मामले को सुनना शुरू कर दिया, ये जुलाई के अंत में। और इस न्यायपीठ के जो अध्यक्ष थे वो अरुण मिश्रा जी थे, जिनको 3 अगस्त को मतलब सेवानिवृत्त भी होना था, इसलिए उन्होंने जल्दी इस मामले को सुनने की कोशिश की। लेकिन पहले हम लोग देखें कि अपने बचाव में जो हलफनामा प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया, उसमें उन्होंने क्या बातें की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने वो मोटरसाइकिल चला नहीं रहे थे बोबड़े जी, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा कि ऐसे समय पर जब इतने बड़े गंभीर मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और मतलब लंबित हैं, उनकी सुनवाई हो ही नहीं रही है, तो मुझे लगा कि ये शोभा नहीं देता है कि चीफ जस्टिस साहब एक 35 लाख की मोटरसाइकिल के ऊपर बैठें और उस मोटरसाइकिल का मालिक भी एक बीजेपी का नेता है। मुझे लगा कि उनको इस तरह के मनोरंजन के लिए समय है और महत्वपूर्ण केसेस को सुनने के लिए समय नहीं है, तो मैंने ये अपनी बात को व्यक्त किया। और जो उन्होंने दूसरी ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 6 साल में जो 4 यहाँ पर न्यायमूर्ति रहे, चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने जो किया उसका नतीजा है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है और बहुत सारे हमारे जो अधिकार है, बहुत सारी जो हमारी संस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र के खंभे हैं, वो बहुत खतरे में आ गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो इस बात के बचाव में, इस बात को सिद्ध करने में उन्होंने एक बहुत लंबा हलफनामा कोर्ट में पेश किया, लेकिन उसके जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं उनको हमें भी अपने संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें उठाईं। हम लोग अक्सर समझते हैं कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, ये जो मामले चल रहे हैं, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं, ये तो पता नहीं बड़े लोगों के मामले होंगे, आम लोगों से इनको मतलब नहीं। और हमारी महिला समिति की भी बहुत सी महिलाएं ये सोच रही होंगी कि इस अवमानना और इस सुप्रीम कोर्ट के मामले से हमसे क्या मतलब, हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनको प्रशांत भूषण जी ने अपने हलफनामे में दर्ज किया, जिनको लेकर के उन्होंने कहा कि इन सारे मामलों को हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने या तो बिल्कुल सुना ही नहीं, या इनको सुनकर के अनसुना कर दिया, इन पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं दिया। अगर इन बातों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारी समझ में आएगा कि निश्चित रूप से ये जो मामला है और हमारा जो जीवन है, हमारे जो अधिकार हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त आपस में रिश्ता है। उन्होंने 6 साल की बातों को उठाया, इसलिए इन्होंने इस बात को उठाया कि हमारे देश में जो चुनाव की प्रणाली है, इस प्रणाली को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैसले सरकार ने लिए हैं, जो हमारी चुनाव प्रणाली पर सवालिया निशान डालता है, जो हमारी चुनाव प्रणाली को एक तरह से अन्यायपूर्ण बना देता है। और उन्होंने अपने उदाहरण में तमाम बातों को कहा। एक बात उन्होंने कही कि जो फंडिंग है, राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है, उसको लेकर के सरकार ने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं। पहले जो बड़े बड़े घराने थे, जो पूंजीपति घराने थे, वो सिर्फ एक
मतलब पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का एक बहुत छोटा हिस्सा ही दे सकते थे, लेकिन अब वो सीमा हटा दी गई है। राजनीतिक दलों को वो जितना चाहे चंदा दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से जिन राजनीतिक दलों को पूंजीपतियों से मतलब बेहिसाब पैसा मिल रहा है, तो वो भी पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियों को निर्धारित करेंगे, इसका खतरा है। तो इस बात को लेकर के एक चुनाव प्रणाली में बहुत बड़ा अंतर आया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो विदेश से पैसा आता है, इसकी भी जो सीमा थी उसको बहुत बढ़ा दिया गया है। तो अब विदेशों से भी बहुत ज़्यादा पैसा हमारे देश के राजनीतिक दलों को मिल सकता है। और निश्चित रूप से अगर वो शासक दल हैं या शासन में आने की संभावना जिनकी है, ऐसे दल हैं, तो वो भी उन नीतियों को फिर लागू कर सकते हैं जो उन विदेशी ताकतों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है, कि मतलब लोग बिना अपना नाम बताए, बिना किसी प्रकार की अपनी सफाई दिए, जितना मर्जी यानी असीम पैसा बैंक में जा कर के किसी एक राजनीतिक दल के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड ले सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से काले धन को सफ़ेद किया जा सकता है। राजनीतिक दलों का ही काला धन उनको वापस सफ़ेद धन के रूप में मिल सकता है। बहुत सारा भ्रष्टाचार इसमें छिप सकता है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई गई। इलेक्ट्रल बॉन्ड का सवाल लाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको सही ठहराया। इन पर ज़रा भी नियंत्रण डालने का काम नहीं किया। तो ये उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव प्रणाली को एक तरह से अन्यायपूर्ण बना रहा है, जो मजबूत पार्टियां हैं, जो शासक पार्टियां हैं, उनके पक्ष में चुनाव प्रणाली का पलड़ा भारी कर रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने का काम नहीं किया। उन्होंने और भी तमाम उदाहरण दिए, और उन उदाहरणों में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उनमें ये है कि हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, और उसमें ये जो राफेल का सौदा हुआ, उसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही ध्यान देने से इनकार कर दिया और सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। ये भी बात उन्होंने अपने हलफनामे में दर्ज की है। इसके बाद वो मतलब जो निकट अतीत है उस पे आते हुए उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा हमारे देश में शायद आंदोलन का कारण बना, यानी कि CAA, उस पर भी तमाम मतलब याचिकाएं आई सुप्रीम कोर्ट के सामने। और एक तरह से जो हमारे देश का नागरिकता का कानून था, उसको ही सरकार ने एक तरफा तरीके से बिल्कुल बदल दिया, और धर्म की बात को मतलब धार्मिक पहचान को नागरिकता के साथ जोड़ करके उन्होंने हमारे संविधान का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है उसको ही एक तरह से कमज़ोर करने का या बदलने का काम किया है। इसको लेकर के तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, लेकिन इनके प्रति सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी मतलब जिसको कहना चाहिए उदासीन ही रहा, बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। और ये इतना महत्वपूर्ण मामला है जिसको लेकर के तमाम राज्य सरकारों ने, आप जानते हैं कि 12-13 राज्य सरकारों ने प्रस्ताव पारित किए कि वो इसको लागू ही नहीं करेंगे। केरला की सरकार सबसे पहली थी इसको पारित करने के में कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। इसी तरह से और भी राज्य सरकारों ने कहा। इसके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चला, और यहाँ पे मैं बताऊं कि आपने देखा कि इन आंदोलनों में महिलाओं का कितना ज़बरदस्त मतलब उनकी शिरकत थी, मुस्लिम महिलाओं की। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो केस है महिलाओं के अधिकारों के साथ इसका बहुत ज़बरदस्त संबंध है। लेकिन इस सब के होते हुए भी लाखों लाख लोग सड़कों पर उतरे, बिहार बंद हुआ 2 बार, असेंबलीज ने प्रस्ताव पारित किए,
ये शाहीन बाग जैसे धरने लगातार चले देश के कोने कोने में, लेकिन इस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ज़रा भी ध्यान इस बड़े सवाल की तरफ नहीं दिया और सीए के ख़िलाफ़ जो तमाम याचिकाएं उसके सामने लाई गई थी उनको उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उनके ऊपर सोच विचार करने से उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। इसी तरह से आप जानते हैं उन्होंने अपने इस हलफनामे में भी कहा है कि कश्मीर का जो पूरा संवैधानिक स्वरूप है उसको बदलने का काम भी इस सरकार ने किया, एक तरफा किया। कश्मीर की जनता से कोई पूछताछ नहीं, कोई चर्चा नहीं। कश्मीर के राज्य को उसके राज्य स्वरूप को तोड़ करके उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ यानी केंद्र शासित प्रांतों में परिवर्तित कर दिया और एक तरह से वहाँ कर्फ्यू लगा करके जो लॉकडाउन हम लोगों ने मार्च के महीने में देखा बाकी भारत में, वो कश्मीर की जनता पिछले अगस्त से ही झेल रही है। इंटरनेट, टेलीफोन सब बंद कर दिया गया और हम लोग सब जानते हैं कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा इससे परेशानी हुई। महिलाओं के मतलब बहुत ही हालत ख़राब हुई, वो ना अस्पताल जा सकती थी, ना वो मतलब घर से निकल सकती थी। तमाम परेशानियों को झेलना पड़ा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और तमाम नेताओं को जेल भेज दिया गया। तो इस संदर्भ में एक तरफ तो जो 370 ख़त्म कर दिया गया और 35A ख़त्म कर दिया गया, इसके ख़िलाफ़ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने दर्ज की गई। लेकिन इसके अलावा जो तमाम नेता नज़रबंद कर दिए गए, तो एक कानून है हमारे देश में हेबियस कॉर्पस, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, क्योंकि अगर सरकार या सरकार की पुलिस किसी को गायब कर देती है, किसी के बारे में पता नहीं चलता कि वो कहाँ है, जेल में है या और कहीं है, तो एक हेबियस कॉर्पस का कानून है जो कहता है कि उससे प्रभावित लोग कोर्ट के सामने जा सकते हैं। और हेबियस कॉर्पस का मतलब है कि फ़ौरन उसको हाजिर करो, यानी उसमें फ़ौरन हाजिर करने की बात है। तो ये हेबियस कॉर्पस के अंतर्गत लोग गए कोर्ट में कि ये जो तमाम लोग बंद किए गए हैं इनको हाजिर किया जाए ताकि पता चले कि किस कानून के तहत इनको बंद किया गया है। लेकिन जो काम तुरंत होना चाहिए, बिल्कुल अविलंब होना चाहिए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने महीनों लगा दिए और हेबियस कॉर्पस की बात को भी सुनने से इनकार कर दिया। इसका भी जिक्र प्रशांत भूषण जी ने अपने इस हलफ में किया है। इससे हम समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं इस मामले में। इसके बाद और भी मामले हम उसमें सब में जा नहीं सकते हैं, लेकिन जब हमारे देश में कोरोना की ये बीमारी आई और उसके बाद लॉकडाउन हुआ, तो आप लोग सब जानते हैं कि लॉकडाउन में जो प्रवासी मज़दूर मतलब हम लोग सब ने उनकी व्यथा को देखा और हम लोग सब जानते हैं कि जहाँ पर वो थे, किन हालात में थे, उनको वेतन नहीं मिल रहा था, उनको खाने को नहीं मिल रहा था, उनके जो मकान मालिक थे उनको कमरों से, घरों से बाहर कर रहे थे और उनके जो परिवार के लोग उनके गाँवों में थे, उनके पास पैसा नहीं अब आ रहा था। तो चारों तरफ करोड़ों करोड़ों परिवार परेशान थे इस लॉकडाउन में, प्रवासी, ख़ास तौर से प्रवासी मज़दूरों के परिवार, और उन्होंने पैदल जाना शुरू कर दिया। और किस तरह से वो गए वो सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बताना है वो ज़रूरी है कि उस समय इन सवालों को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज की गईं। उनकी हालत को लेकर के, उनकी मदद के लिए, उनको राशन मिले, उनको घर पहुंचाया जाए और तमाम बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाएं आईं। लेकिन बड़ी अजीब स्थिति वहाँ पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी इन बातों को, और उसके बाद जो सरकार के सबसे बड़े सरकारी वकील हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जब उनसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा
कि क्या अभी भी लोग सड़कों पर हैं, पैदल जा रहे हैं, आपने क्या किया है, आपने उनका कुछ इंतज़ाम किया है? तो उन्होंने बिल्कुल गलत बयानी की और कहा कि आज एक भी प्रवासी मजदूर सड़क के ऊपर नहीं है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत थी। हज़ारों लोग थे, सबके आंखों के सामने थे। अगर अवमानना का मामला चलाना ही था तो सॉलिसिटर जनरल साहब के ऊपर शायद चलाने की ज़रूरत थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल गलत बयानी की। लेकिन ये सब होता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जिसकी निश्चित रूप से उम्मीद लाखों करोड़ों गरीब लोगों को थी। और इसका भी जिक्र प्रशांत भूषण जी ने अपने हलफनामे में किया है कि इन तमाम कारणों से, तमाम उदाहरण दिए हैं उन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट से कुछ करने की उम्मीद थी और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, बड़े बड़े मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, और ऐसे मामले जो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे उन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। तो ये सारी बातों को उन्होंने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और कहा कि इस संदर्भ में मैंने ये ट्वीट्स किए, ये 2 ट्वीट्स किए, और मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने कोई गलती की है। मैंने इसीलिए ये कहा है, ये सब किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और ज़्यादा मजबूती के साथ न्याय देने की संस्था बने, न्याय को बचाए रखने की संस्था बने और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की संस्था बनी रहे। ये मेरा ध्येय था, इसलिए मैंने ये बातें की। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनके एफिडेविट के बारे में सुना। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं, केवल उतना ही उनको मालूम है जितना उनके वकील धवन साहब ने अपने बहस में उनके सामने रखा। निश्चित रूप से उसके अलावा भी बहुत सी बातें थी जो हलफनामे में थी, वो पढ़ी जानी चाहिए थी, लेकिन जजेस ने ही कहा कि हमने पूरा नहीं पढ़ा, हमने तो जो हमने सुना उस पर हम अपना फैसला सुनाएंगे। और 2 तारीख को 2 तारीख से पहले उन्होंने शायद 31 जुलाई को अपना फ़ैसला सुनाया। और वो फैसले जो उन्होंने बातें की उन पर हम लोगों को निश्चित रूप से थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। मतलब उन्होंने इस तरह से प्रशांत भूषण को दंडित करने का फ़ैसला लिया जैसे कि कोई बहुत बड़ी साजिश है इस देश को बिल्कुल कमज़ोर करने की और इस देश के आधार स्तंभ को हिला देने की, और सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से मतलब उसके ख़िलाफ़ एक बहुत ज़बरदस्त मानसिकता पैदा करने की। उन्होंने बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है, स्कैंडलाइजिंग, कंस्पिरेसी, डेमोक्रेसी ख़तरे में है, इस तरह की बातें उन्होंने कही और कहा कि हम आपको दोषी मानते हैं। ये उन्होंने 31 तारीख को कहा और कहा कि आपको हम मौका दे रहे हैं कि आप माफ़ी मांगें। आप माफ़ी मांगिए, क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे हैं आप? अरे माफ़ी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, आप माफ़ी मांगिए। लेकिन प्रशांत भूषण ने कहा नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है। जब मैं अपने आप को गलत नहीं मान रहा हूँ तो मैं माफ़ी नहीं मानूंगा। और उन्होंने माफ़ी नहीं मानी और ये हुआ कि 2 तारीख को उन्हें क्या दंड दिया जाएगा ये तय होगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगी। हम लोग सब जानते हैं कि इस समय हमारे देश में एक बहुत ज़बरदस्त डर का माहौल है। जो सरकारें बीजेपी की हैं केंद्र में और राज्यों में, वो तरह तरह से लोगों को दंडित कर रही हैं, तरह तरह से लोगों को देशद्रोही ठहरा रही हैं, तरह तरह से लोगों को बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बना रही हैं। और आप जानते हैं कि 2 बड़ी साजिशों को लेकर के वो तमाम लोगों को दंडित कर रही हैं। और एक साजिश है भीमा कोरेगांव के नाम से जो चल रही है, जिसमें आनंद तेलतुंबड़े, सुधा भारद्वाज और तमाम जो हमारे मानव अधिकार के लिए लड़ने वाले बड़े बड़े लोग हैं, उनको एक तरह से नज़रबंद कर दिया गया है। उनको न चार्जशीट लग रही है, न उनकी ज़मानत की सुनवाई हो रही है। और दूसरी तरफ
एक बहुत बड़ा केस दिल्ली में चल रहा है। उस केस में आप जानते हैं कि जो सीएए के ख़िलाफ़ आंदोलन थे, उनमें जो लोग भाग ले रहे थे, उनको ही जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी के अंत में हिंसा हुई, ज़बरदस्त हिंसा हुई, जिस हिंसा में ज़्यादातर हमारे अल्पसंख्यक भाई मारे गए और उनका बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ सबसे ज़्यादा। दोनों चीज़ों को जोड़ करके एक दूसरी साजिश का मामला चल रहा है। और मैं यहाँ आपको बता दूँ कि मैं चाहती थी इसको अलग करके आपके सामने रखूँ। प्रशांत भूषण ने अपने हलफनामे में इन दोनों तथाकथित साजिशों का भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बिल्कुल भी जो ये हर तरह से अन्यायपूर्ण मामला चल रहा है भीमा कोरेगांव के नाम से, उसमें ज़रा भी हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की है, ज़रा भी मानव अधिकार के लिए लड़ने वाले लोगों की मदद करने की कोशिश नहीं की है, उनके साथ होने वाले अन्याय को बिल्कुल अनदेखा कर दिया है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी किसी तरह की चिंता को व्यक्त नहीं किया है। ये उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनको बहुत बड़ी तकलीफ़ हुई जब हमारे देश में, एक तो उन्होंने कहा लिंचिंग के इतने केसेस हुए जिसमें दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ लिंचिंग हुई, यानी भीड़ ने उनकी हत्या कर डाली। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कतई हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमेशा जब हमारे देश में हत्याएं हुई हैं, हिंसा हुई है अल्पसंख्यकों के साथ, तो हमेशा न्यायपालिकाओं ने हस्तक्षेप करके उनका बचाव किया है, उनको न्याय देने का काम किया है। लेकिन उन्होंने अपने हलफनामे में कहा कि जब दिल्ली में ऐसी हिंसा हुई जो 84 के बाद पहली बार देखी गई, जिसमें निर्मम तरीके से लोग मारे गए, निर्मम तरीके से पुलिस के सामने लोगों की हत्या की गई, लूट की गई, उनके घरों को जलाया गया, तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कतई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं समझी और एक तरह से हमारे देश के जो दलित हैं, हमारे देश के जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा का काम हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। जिस सुरक्षा को करने का दायित्व उन पर हमारे संविधान ने ही डाला है। तो यहाँ पर ये दो बहुत अहम बातें हैं जो निश्चित रूप से हम लोग तुरंत समझ सकते हैं कितना हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, कितना हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। और इनके बारे में जो प्रशांत भूषण ने कहा वो कितना महत्वपूर्ण है, इसको आज हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को जब हमारे न्यायमूर्ति प्रशांत भूषण के बारे में अपना फैसला तय कर रहे थे, सुनाने जा रहे थे, उन्होंने इन चीज़ों का पर ध्यान नहीं दिया और एक तरह से ये कहा कि एक जो साजिश है वो तो प्रजातंत्र को ख़त्म करने की है, न्यायपालिका को स्कैंडलाइज करने की है, मतलब उसके बारे में बहुत दुष्प्रचार करने की है। और इसका दोषी उन्होंने प्रशांत भूषण को पाया और कहा कि तुम माफ़ी मांगो। और उन्होंने बार बार कहा कि नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की है, जो कुछ मैंने किया है वो इस संस्था के प्रति जो मेरे अंदर आदर है, जो मैंने इसकी सेवा की है, उसके तहत ही मैंने वो सब कुछ कहा है और इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जो तीसरा मामला अवमानना का है, जो 2008 का है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप प्रशांत भूषण ने जजेस पे लगाए हैं, उसको इस खंडपीठ ने अलग कर दिया और कहा कि इसकी सुनवाई अलग से होगी क्योंकि अरुण मिश्रा जी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके पास समय नहीं है, तो ये 10 सितंबर के बाद शायद सुना जाएगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि आप दोषी हैं, आप माफ़ी मांगिए। उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और
उन्होंने फिर कहा कि 3 दिन बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। अब यहाँ हम जो कहना चाह रहे हैं कि इस डर के माहौल में, इस माहौल में जहाँ लोग बोलने से हिचकिचाते हैं, दूर भागते हैं, लेकिन हमने देखा कि एक बार फिर लोग खड़े हुए, तमाम लोगों ने दस्तखत किया। हर न्यायालय में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी तमाम वकील अपना काला कोट पहन करके बैनर और प्लेकार्ड लेके खड़े हुए प्रशांत भूषण के समर्थन में। सैकड़ों जो बच्चे मतलब लॉ स्कूल्स में, लॉ कॉलेजेस में, लॉ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जो हमारे भविष्य के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा और कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा आप मत कीजिए। हजारों वकीलों ने ज्ञापन पर दस्तखत करके सुप्रीम कोर्ट को भेजा कि हम प्रशांत भूषण के साथ हैं। और फिर हमने देखा कि हमारे देश के जो एडवोकेट जनरल हैं के वेणुगोपाल जी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि आप इनको दंडित मत कीजिए, ऐसा करके आप मतलब एक अच्छी मिसाल पेश नहीं करेंगे। उनका भी मुंह खुला और उनको भी ऐसा कहना पड़ा। तमाम जो सेवानिवृत्त हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी मतलब अखबारों के ज़रिए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो इनको दोषी ठहरा रही, वो ठीक नहीं कर रही है, वो न्याय प्रक्रिया के लिए सही कदम, उचित कदम, स्वस्थ कदम नहीं है। और मतलब देश के कोने कोने से तमाम जो लोग हमारे न्यायपालिका के बहुत बड़े नाम रहे हैं, बड़े बड़े वकील, सोली सोराबजी जैसे वकील, लोकुर और मतलब शाह साहब जैसे पूर्व न्यायाधीश, इन सब लोगों ने कहा कि हम लोग प्रशांत भूषण के साथ खड़े हैं और न्यायपालिका को इस तरह से उनको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन इसके बाद उन्होंने ठहराया और फिर तमाम लोगों ने कहा कि आप दंड भी बहुत सोच समझ करके दीजिए। और उन्होंने प्रशंसा की प्रशांत भूषण की। और 2 तारीख को जब दंड उनको सुनाया गया तो दंड क्या था? 1 रुपये का जुर्माना। लेकिन आप इसके साथ देखिए और क्या कहा उन्होंने। न्यायमूर्तियों ने कहा अगर 1 रुपये का दंड आप नहीं भरेंगे तो 3 महीने के लिए आप जेल जाएंगे और 3 महीने के लिए आप वकालत नहीं कर पाएंगे। तो मतलब काफ़ी सख्त रवैया था न्यायाधीशों का। आगे हम लोग को देखना होगा कि 10 तारीख के बाद जो तीसरा केस है उसमें क्या होता है। लेकिन एक तरह से हम कहेंगे हमें इस बात का एहसास हुआ एक तरह से कि हम लोगों की जीत हुई है। सरकार के ख़िलाफ़ जो बोलने की हिम्मत जुटाते हैं, अन्याय के ख़िलाफ़ जो लड़ने की हिम्मत जुटाते हैं, शायद उनकी एक बहुत बड़ी तो नहीं, छोटी जीत हुई है। और न्यायपालिका को 1 रुपये का जुर्माना देने के लिए एक तरह से जनता की ताकत और जनता के दबाव ने मजबूर किया। 1 रुपये का दंड प्रशांत भूषण ने दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं रिव्यू पिटिशन भी दाखिल करूँगा। मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा, एक दूसरी खंडपीठ के सामने आप मेरे रिव्यू पिटिशन को भेजिए और एक बार फिर इस पूरे मामले पर आप विचार कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा वो तो आगे देखने की बात है। लेकिन ये जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनके बारे में हम लोगों को सोचने के लिए निश्चित रूप से इस केस ने एक बार फिर मजबूर कर दिया है कि ये हमारे देश में संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, संवैधानिक व्यवस्था बचेगी कि नहीं बचेगी, बोलने की आज़ादी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी कि क्या उसे बचाने में हम लोग सफल होंगे। जो तमाम अन्याय लोगों के ऊपर हो रहे हैं, जो
निर्दोष लोगों को दोषी ठहराया जा रहा है और इसके साथ दोषियों को निर्दोष बना करके पूरी छूट दी जा रही है कि वो और जुर्म करें। क्या इस प्रक्रिया का अंत होगा या ये प्रक्रिया कमज़ोर होगी या आगे क्या होने वाला है? क्योंकि अगर न्याय की संभावना ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो फिर एक बहुत ही भयानक परिस्थिति हमारे देश के अंदर निश्चित रूप से पैदा होगी। इसके बारे में सोचना, समझना, चर्चा करना और अपनी आवाज़ को बुलंद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रशांत भूषण ने खड़े होकर के कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमने कोई गलती नहीं की। उन्होंने अच्छा किया, तमाम हज़ारों लोगों ने उनका साथ दिया। वो भी निश्चित रूप से बहादुर लोग हैं, उनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं। हम लोग भी अपने अपने संगठनों के माध्यम से अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये जो चाहे जितनी छोटी जीत हुई है, इससे निश्चित रूप से हम सबको ताकत मिलती है, हम सबको बल मिलता है। इतना मैं कहूँगी। आप तमाम लोगों ने बहुत धैर्य के साथ मेरी तमाम बातों को सुना। शायद कुछ सवाल भी होंगे, मैं थोड़ा स्क्रॉल करके देखती हूँ कि क्या कोई सवाल हैं। अगर सवाल होंगे तो मैं जवाब भी देने की कोशिश करूँगी, और आगे आप सवाल लाना चाहेंगे तो आप आगे भी सवाल ला सकते हैं। और निश्चित रूप से जिनमें बिल्कुल सही बात है। रेख ने कहा कि सरकारी अधिकारी अक्सर कोर्ट की बात को नहीं मानते। हाँ, बिल्कुल सही है, नहीं मानते हैं, और अगर कोर्ट उनके साथ सख्ती करे तो बहुत अच्छा होगा। यही बात मैं कहने की कोशिश भी कर रही थी। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि कॉमरेड ईएमएस ने जो बात कही शायद वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कोर्ट्स कर रहे हैं या जो उनको करना चाहिए उसको न करके, हो सकता है वो उनकी बात को सही साबित कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, हमें उठाना होगा, सही बात है। चलिए, सवाल तो उस तरह से और हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सवाल होंगे तो आगे भी चर्चा का समय मिलेगा। जब आप चाहेंगे हम लोग बातचीत कर सकते हैं, आप अपने सवाल भेज भी सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी इनका जवाब दूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा आप अगर पढ़ें, अगर आप प्रशांत भूषण जी के हलफनामे को पढ़ें, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ें, अगर इसके पहले के जो केसेस हैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ें, तो बहुत सारी बातें पता लगेंगी। हमको आज की इस तैयारी में बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये यही बताता है कि आज हमको पूरी तरह से सीखने की ज़रूरत है, अध्ययन करने की ज़रूरत है। लड़ाई हमारी और ज़्यादा मजबूत होगी अगर हम पूरी तरह से तर्क के साथ इस लड़ाई में उतरने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। एडवा जिंदाबाद।